अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानेट। तो सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं और देखते हैं आपके पीए फर्स्ट का सिलेबस क्या है। तो इसका कंटेंट ओपन करिए आप, और यहाँ देखिए कंटेंट में आपके पीए फर्स्ट में हिस्ट्री में 2 चैप्टर हैं। ठीक है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और सेकंड चैप्टर है हमारा द अर्लीस्ट सोशलिस्ट सोसाइटीज़। तो आज ही हमें ये पढ़ना है। ठीक है, द अर्लीस्ट सोसाइटीज़। और ज्योग्राफी में 2 हैं, जिसमें से हम 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। सिविक्स में हमारे 2 हैं, जिसमें से हम 1 कंप्लीट कर चुके हैं, 1 अभी कंप्लीट बाकी है करना। ठीक है, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 10, द अर्लीस्ट सोसाइटीज़। तो सबसे पहले पेज नंबर 10 ओपन करिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पेज नंबर 10 क्या है? द अर्लीस्ट सोसाइटीज़, मतलब अर्लीस्ट मतलब बहुत पुरानी, बहुत पहले की सोसाइटीज़। उस ज़माने की सोसाइटीज़ कैसी होती थी, या उस ज़माने की सोसाइटीज़ में कौन रहता था, वहाँ के लोग कैसे थे, मतलब वहाँ का ट्रेडिशन और खाना पीना, ऑक्यूपेशंस, उनका मतलब काम क्या था, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर टॉप पर लिख लिए पार्ट 2, और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन कर दिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, उस दिन की यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। इन द बिगिनिंग मैन वर नॉट द सेम एज द मैन ऑफ मॉडर्न टाइम्स। इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में। जब शुरुआत की बात करते हैं तो जो लोग थे वो कैसे थे? नॉट द सेम एज द मैन ऑफ मॉडर्न टाइम्स, जो कि आज के लोग हैं, मॉडर्न टाइम्स के लोग हैं, उनकी तरह पहले के लोग नहीं थे। बिगिनिंग के जो लोग थे, शुरुआत के जो लोग थे, वो आज के मॉडर्न लोगों की तरह नहीं थे। जो मॉडर्न ज़माना है, आज के लोग जो हैं मॉडर्न ज़माने के, उनकी तरह बिल्कुल नहीं थे। दे वर कॉल्ड होमिनिड्स, और हम क्या कहते थे? होमिनिड्स कहते थे उन्हें, जो पहले के लोग थे। दे लिव ऑन द अर्थ फॉर मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और वो कब रहते थे? हज़ारों साल पहले से रह रहे थे अर्थ पर। दे लिव ऑन द अर्थ फॉर मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और वो हज़ारों साल तक अर्थ पर रहे। स्लोली दे लर्न टू लिव कंफर्टेबली विद देयर एनवायरनमेंट, फिर हल्के हल्के उन्होंने भी सीखा, ये पढ़ा कंफर्टेबली कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ, उसके कैसे एनवायरनमेंट की हेल्प से या उसकी चीज़ों से कैसे हम कंफर्टेबली सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये सारी चीज़ें हल्के हल्के वो सब सीखते गए। एन इम्पॉर्टेंट चेंज वॉज द एबिलिटी ऑफ द फर्स्ट मैन लाइक क्रिएचर टू बैलेंस ऑन हिज फीट। और जो पहला इम्पॉर्टेंट चेंज जो आया था इनके अंदर, जो क्या था कि एबिलिटी ऑफ द फर्स्ट मैन, पहले आदमी की वो काबिलियत कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि पहले जो है वो लोग अपने चारों हाथ, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर यूज़ करते थे मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे कि एक जानवर चलता है। ठीक है, इसी तरह से। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने इनकी पहली जो इनकी एबिलिटी थी, पहली जो इनकी काबिलियत हुई थी, वो क्या था? पहला ऐसा चेंज क्या आया इनके अंदर कि इंसानों ने अपने पैरों पर चलना सीख लिया, अपने फीट पर, अपने पंजों पर। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीख लिया, उस पर बैलेंस करना सीख लिया। ये इनकी बहुत बड़ी क्या थी? बहुत बड़ी इनकी एबिलिटी थी, मतलब इनके अंदर ये ऐसा चेंज आया था, बहुत बड़ा चेंज था, जिसकी वजह से आज हम क्या हैं, मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं। नाउ ही कुड नाउ स्टैंड एंड वॉक स्ट्रेट, और अब इंसान जो हैं वो स्टैंड मतलब खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं स्ट्रेट। हिज हैंड्स वर नाउ फ्री टू पिक अप एंड थ्रो थिंग्स, और उसके हाथ अब पहले चलने में यूज़ कर लेता था, क्योंकि हम दोनों हाथ और दोनों पैर से चल रहे थे पहले अर्ली मैन। मगर जब उसने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया स्ट्रेट खड़े होकर, तो उसके दोनों हाथ फ्री हो गए कि किसी सामान को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाए और एक जगह से दूसरी जगह फेंक सके कोई भी चीज़। तो इसके लिए अब उसके दोनों हाथ फ्री हो गए। पहले क्या था, वो चलने के लिए उन दोनों को यूज़ कर लेता था, मगर अब वो पैरों पर चल रहा है तो क्या है, उसके दोनों हाथ फ्री हो गए। द थंब टू एवॉल्व एंड इट कुड नाउ मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स अदर फिंगर्स, और उसके जो अंगूठे हैं वो भी इवॉल्व हुए, उसमें भी चेंजेस आए। अब वो भी अपने अंगूठों को, अपने थम्स को मूव कर सकता है अपोजिट डायरेक्शन टू हिज फिंगर अदर फिंगर, मतलब जो उसकी फिंगर्स जो हैं अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो हमारे थम्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। एंड इवन क्लोज इन वन ऑन देम, और हम उसे आपस में क्लोज भी कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, दिस गिव हिम द एडवांटेज ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स बेटर देन होमिनिड्स और एनी अदर क्रिएचर।
और इससे हमारे अंदर क्या हमें एडवांटेजेस मिली, इससे क्या फ़ायदे हुए कि हम भी कोई भी अपने थंब और फिंगर्स की मदद से, मतलब अपने हाथों की मदद से अच्छी ग्रिप के साथ अच्छे तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ सकते हैं, उसे उठाकर एक जगह दूसरी जगह रख सकते हैं, उसे कैरी कर सकते हैं। किससे अच्छे तरीक़ों से? होमिनिड्स और जो अदर क्रिएचर थे उनके मुकाबले हम उनसे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि होमिनिड्स जो थे, जो अर्ली मैन थे, वो लोग पहले क्या करते थे, मतलब अर्ली मैन जो शुरुआत के अर्ली मैन थे, ठीक है, वो क्या करते थे, चारों पैरों को, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैरों को यूज़ करते थे, दोनों हाथ और दोनों पैरों को यूज़ करते थे चलने के लिए। तो उनके जो अंगूठा था, उनका जो थंब था, वो इस काबिल नहीं था, मतलब उसे कभी उन्होंने यूज़ ही नहीं किया था, तो उन्हें पता ही नहीं था कि हम अपनी फिंगरों को, अपने हाथों को यूज़ करके हम कोई चीज़ उठा सकते हैं। वो तो अपने चलने में बिजी रहते थे उनके हाथ, तो वो कैसे कोई चीज़ उठाएंगे। फिर बाद में हल्के हल्के इंसानों ने एनवायरनमेंट से सीखा और इधर उधर से चलना सीखा, उन्होंने अपने पैरों पर बैलेंस बनाना सीखा। फिर क्या हुआ, उनके हाथ फ्री हो गए, अब वो खाली अपने 2 पैरों पर चलना सीख गए। फिर हाथ जब फ्री हो गए तो वो इस लायक हो गए कि वो अपने हाथों में अब कोई भी चीज़ कैरी करके ले जा सकते थे। तो हल्के हल्के करके ये सारे चेंजेस इनके अंदर आए। ग्रेजुअली द साइज ऑफ द ब्रेन इंक्रीज एंड द मैन लर्न। फिर हल्के हल्के ग्रेजुअली क्या हुआ, जो इंसान का दिमाग था उसका साइज़ भी बढ़ता गया, मतलब दिमाग बढ़ता गया, काफ़ी चीज़ें इंसान सीखता गया। एंड मैन लर्न, और इंसान पढ़ता गया, सीखता गया। टू अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट हिमसेल्फ टू हिज सराउंडिंग्स। उसने क्या सीखा कि अपने आप को, उसने क्या सीखा, टू अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट हिमसेल्फ, अपने आप को समझा और उसके मतलब अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया, मतलब जो उसकी सराउंडिंग्स थी उसके हिसाब से उसने अपने आप को ढाला, ठीक है, अपने आप को उसी हिसाब से चलाया। इन टर्म ऑफ सोशल अरेंजमेंट ऑल्सो मैन इन्वॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम हंटर गैदर टू फार्मर हेडर। अगर हम सोशल अरेंजमेंट के हिसाब से देखें तो सिर्फ इंसान ने जानवरों के चलने के तरीके को छोड़ के इंसान के चलने का तरीका ही नहीं सीखा कि चारों हाथ, दोनों हाथ और दोनों पैर को यूज़ कर रहा था और फिर बाद में दो खाली पैर से चल रहा है। खाली ये चीज़ें नहीं आई थी चेंजेस ये भी था कि पहले वो हंटर और गैदरर थे। हंटर मतलब शिकारी, गैदरर मतलब इधर उधर जाकर जो इकट्ठा करते हैं अपने खाने पीने का सामान। फिर ये इसमें चेंजेस क्या है, ये लोग फार्मर और हर्डर हो गए। फार्मर मतलब जो किसान हो गए, ठीक है, मतलब इन्हें किसकी नॉलेज हो गई, ग्रेन्स की नॉलेज हो गई, फूड प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई कि हमें कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, हमें कौन सा फ्रूट उगाना चाहिए। मतलब हल्के हल्के करके ये अपनी सराउंडिंग से और बाकी नेचुरल चीज़ों से क्या हुआ, इन्हें सीखने को मिला और उससे इन्होंने सीखा और इसमें इन लोगों में चेंजेस आए, ठीक है। स्टोन एज किसे कहते हैं अब? द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फर्दर डिवाइडेड दिस पीरियड इनटू द पैलियोलिथिक पीरियड, द मेसोलिथिक पीरियड एंड द नियोलिथिक पीरियड। जो स्टोन एज है उसे आर्कियोलॉजिस्ट ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, मतलब 3 हिस्सों में कहा है कि स्टोन एज को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा बताया उन्होंने पैलियोलिथिक पीरियड, और फिर दूसरा बताया मेसोलिथिक पीरियड, और तीसरा बताया नियोलिथिक पीरियड। मतलब स्टोन एज को, जो पूरा स्टोन एज गुजरा है, उसे जो है 3 हिस्सों में बांटा। स्टोन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ज़माने के लोग अपने जो टूल्स थे इनके, वो स्टोन के यूज़ करते थे, इसलिए इसे कहा गया स्टोन एज कि ये पत्थरों का ज़माना था। क्यों? क्योंकि ये क्या था, स्टोन के यहाँ पर मटेरियल यूज़ करते थे, ये लोग सारे मटेरियल स्टोन्स की यूज़ करते थे, इसीलिए इसे स्टोन एज कहा। तो जब तक ये स्टोन एज चला, उस ज़माने में 3 हिस्सों में बांटा इन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। द पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम अराउंड 5 लाख BC to 4000 BC when human used mainly stone tool is known as stone age। स्टोन एज किसे कहते हैं? द पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम अराउंड 5 लाख BC टू, ये है यहाँ से स्टोन एज। व्हाट इज स्टोन एज? स्टोन एज यहाँ से यहाँ तक है आपका। द पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम अराउंड 5 लाख BC टू 4000 BC व्हेन ह्यूमन यूज्ड मेनली स्टोन टूल इज नोन एज स्टोन एज। जब 5 लाख BC से 4000 BC तक की बात करें तो उस ज़माने में इंसान जो है अपने टूल जो है स्टोन के, पत्थर के यूज़ करता था। उस ज़माने को हमने क्या कहा? स्टोन एज। फिर है द टूल्स वर ऑफ 2 काइंड्स। अब इनके टूल्स भी 2 तरह के होते थे, मतलब स्टोन एज में स्टोन के ही 2 तरह के टूल होते थे, ठीक है। कौन से तरह के टूल होते थे? कोर टूल्स एंड फ्लैग इम्प्लीमेंट्स टूल। कोर कहते हैं एक सख्त हिस्सा किसी भी चीज़ का, वैसे तो फल के बीज का जो सख्त हिस्सा कहते हैं उसे भी कोर कहते हैं, या किसी टूल का या किसी औजार का सख्त हिस्सा, स्ट्रॉन्ग पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं कोर, ठीक है। कोर टूल्स एंड फ्लैग इम्प्लीमेंट्स।
ये दो तरह के इनके टूल्स थे कब, स्टोन एज के ज़माने में। कोर टूल क्या है? कोर टूल्स वर मेड बाय द कोर मेथड। कोर टूल जो है वो कोर मेथड के जरिए बनता था। हेयर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड वॉज हेल्ड इन वन हैंड। इसमें जो पेबल होता था, मतलब पेबल कहते हैं वैसे तो किंकड़ियों को, मगर पेबल यहाँ पर बड़े टुकड़ों को कहा है, मतलब लगभग इतने बड़े टुकड़े जिससे मतलब हमें औजार बनाने में उसके टुकड़े को सिंपल ये पेबल ले लिया करते थे, टुकड़ों पत्थर के टुकड़े ले लिया करते थे। एंड विच द टूल वॉज टू बी मेड, मतलब जिससे टूल बनाने हैं, जिससे औजार बनाने हैं इन्हें, वो क्या करते थे अपने हाथों में ले लिया करते थे। वॉज हेल्ड इन वन हैंड, एक हैंड में। एनदर स्टोन विच वॉज यूज एज हैमर, और दूसरा पत्थर हैमर के तौर पर, हथौड़े के तौर पर यूज़ करके क्या करते थे, वॉज हेल्ड इन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में ले लेते थे। जिसका हथियार बनाना है, जिसका औजार या टूल बनाना है, उससे पत्थर को हाथ में लिया, और एक बड़ा पत्थर जिसको हथौड़े के तौर पर यूज़ करते थे उसे दूसरे हाथ में ले लेते थे। देन द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू चिप अवे पोर्शन ऑफ अ पीस ऑफ रॉक। फिर जो हथौड़े के तौर पर बड़ा पत्थर लिया, उस छोटे पत्थर को शेप देते थे। अब हमें ये पत्थर है, गोल है, टेढ़ा है, चौकोर है, जैसा भी है, उसे हमने लिया, बड़े पत्थर को लिया जो कि हथौड़े के तौर पर यूज़ करते हैं, फिर उससे छीन देना, जैसे छेनी होती है, छेनी से छील लेते हैं, इसी तरह से उसे डिज़ाइन देना, मतलब उसे शेप देना, फिर उसे शेप दे दिया करते थे। ठीक है, तो इसे क्या करते थे, द सेकंड स्टोन वाज यूज्ड टू चिप अवे पोर्शन ऑफ अ पीस ऑफ रॉक टिल दे गॉट द डिजायर शेप। और जब तक उसे जो है उसका शेप चिप करते रहते थे, हटाते रहते थे, उस पत्थर को मार मार कर उस पर शेप देते रहते थे, जब तक उन्हें जो शेप चाहिए था, जब तक उसे वो शेप ना मिल जाए, जब तक उसे वो उस हथौड़े की तौर पर जो पत्थर यूज़ करते थे उससे टकरा कर तोड़ कर उसे औजार बनाया करते थे। दे वर पेयर शेप्ड एंड हैड नो हैंडलेस। और ये एक पेयर शेप की तरह होता था और हैंडलेस होता था, मतलब ऐसा कोई पकड़ने की जगह नहीं होती थी कि उसमें कोई पकड़ने की जगह बना दी हो कि यहाँ से धार है और यहाँ से पकड़ने की जगह है। ठीक है, They were used as hand axe for the purpose of cutting trees and digging the earth। और ये हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी की तरह यूज़ करते थे इन्हें, किस लिए, पेड़ों को काटने के लिए और गड्ढों को खोदने के लिए। डिगिंग मतलब खोदना, ज़मीन को खोदने के लिए। ठीक है, इसे यूज़ करते थे कोर टूल्स को। फिर क्या है, फ्लैग इम्प्लीमेंट्स। फ्लैग इम्प्लीमेंट्स क्या है, फ्लैग इम्प्लीमेंट्स वर मेड बाय द फ्लैग मेथड। ये फ्लैग मेथड से बनते थे फ्लैग इम्प्लीमेंट्स। अ लार्ज फ्लैग वॉज फर्स्ट कट ऑफ फ्रॉम अ रॉक एंड देन शेप इनटू अ टूल। इसमें क्या होता था, एक बड़ा सा फ्लैग मतलब बड़ा सा एक पत्थर का टुकड़ा, बड़े से पत्थर में से एक टुकड़ा काट के रख लिया जाता था। ठीक है, देन शेप इनटू अ टूल, फिर उसे जो है पत्थर मार मार के, घिस घिस के, जैसे भी उसे जो है टूल का, औजार का शेप दे दिया जाता था तोड़ के साइड से। सच टूल्स वर यूज एज चॉपर्स फॉर रिमूविंग स्किन। और ये टूल किस लिए यूज़ करते थे, एज अ चॉपर, किस लिए, टू रिमूव स्किन फ्रॉम डेड एनिमल, जो मरे हुए जानवर होते थे उनकी स्किन, खाल उतारने के लिए चॉपर्स की तौर पर यूज़ करते थे। एंड कटिंग मीट और फ्रूट और अ बार्क और वुड इनटू स्मॉल पीसेस। और गोश्त को, फलों को या छालों को, पेड़ की या लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए इसे यूज़ करते थे ये लोग। नेक्स्ट पेज नंबर 11। प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। जहाँ पर स्टोन मिलते थे और जहाँ पर वो लोग टूल बनाते थे, अर्ली मैन, उस जगह को क्या कहते थे, फैक्ट्री साइट्स। ठीक है, उस जगह को क्या कहते थे, फैक्ट्री साइट कहते थे। कहाँ पर, जहाँ पर स्टोन्स मिला करते थे और वहाँ पर जहाँ पर वो टूल्स बनाया करते थे उसे क्या कहते थे, फैक्ट्री साइट। एट दी साइड वेस्ट स्टोन वर लेफ्ट बिहाइंड। और इसी जगह पर जो बचे कुचे, जो टूटे फूटे टुकड़े जो वो तोड़ते थे, जो बेकार स्टोन होते थे, वो वहीं पड़े रहते थे। सम ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ स्टोन वर डिस्कार्टेड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट। और कुछ जो स्टोन्स के टुकड़े होते थे वो फेंक दिया करते थे इधर से उधर। क्यों, क्योंकि वो जब परफेक्ट नहीं बनते थे तो उसे वो इधर उधर बिखरे हुए पड़े रहते थे। क्यों, क्योंकि वहीं पर वो काम करते थे, वहीं पर पत्थर बनाया करते थे और पत्थर के टूल्स बनाया करते थे। अगर जो टुकड़े गिर रहे हैं वो भी वहीं गिरते थे, और अगर उन्हें पसंद नहीं आया या अच्छा नहीं, स्टोन नहीं बना, तो वो भी वहीं फेंक दिया करते थे।
दे वर नॉट परफेक्ट, जो कि परफेक्ट नहीं होते थे उन्हें। पीपल लिव्ड ऑन दीज साइट्स फॉर लॉन्गर टाइम्स, और इन जगहों पर जो लोग रहते थे लंबे समय से उन्हें क्या कहते थे, दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। तो इन साइट को हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कह दिया करते थे। कम वर्ड यूज़ करते हैं दो चीज़ों के लिए। अगर मैं कह रहा हूँ डाइनिंग कम ड्राइंग रूम, मतलब वो डाइनिंग रूम भी है और हम उसे ड्राइंग रूम के तौर पर भी यूज़ कर रहे हैं। कम वर्ड का मतलब आता है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, मतलब वो वहाँ पर हैबिटेशन मतलब रहते भी थे, और फैक्ट्री साइट्स कम फैक्ट्री साइट मतलब वहाँ पर फैक्ट्री का एज अ फैक्ट्री मतलब वहाँ पर काम भी किया करते थे। ठीक है, तो कम वर्ड इसीलिए यूज़ होता है कि मतलब दोनों जगहों के लिए। अगर मैं कहूँ आपसे डाइनिंग कम ड्राइंग रूम, तो डाइनिंग रूम भी वही है, ड्राइंग रूम भी वही है। कम मतलब इसलिए आया CUM कम, कि वो बताना चाह रहे हैं कि वहीं पर हम डाइनिंग रूम भी उसे ही मानते हैं और ड्राइंग रूम एज अ ड्राइंग रूम भी उसे ही यूज़ करते हैं। तो कम वर्ड इसीलिए यूज़ होता है। द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड, और जो हमारा स्टोन एज है वो कितने हिस्सों में डिवाइड है, 3 पीरियड में। पैलियोलिथिक एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, मतलब जो सबसे शुरू की सबसे पुरानी ओल्ड स्टोन एज है। फिर मिसोलिथिक एज, मिसोलिथिक मतलब बीच की, ठीक है, मिडिल स्टोन एज जो थी। एंड नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक एज मतलब जो बिल्कुल न्यू स्टोन एज थी, ठीक है, जो नई नई आई थी। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज कहाँ से कहाँ तक है, 5 लाख से 10,000 BC तक, ठीक है, 5 लाख से 5 lakhs to 10,000 BC की एज, इतने समय तक जो एज चली वो कौन सी एज थी, स्टोन एज की पैलियोलिथिक एज। ठीक है, स्टोन एज तो काफ़ी समय तक चला, मगर इस समय तक जो एज मानी गई वो स्टोन एज की पैलियोलिथिक एज मानी गई। द पैलियोलिथिक टर्म इज ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स पैलियो, जो पैलियोलिथिक वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पैलियो और लिथोस। तो पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड, मतलब पुराना, पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। ठीक है, तो ओल्ड पत्थर मतलब पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज इसीलिए कहा जाता है इसे। द सोर्स ऑफ अर्ली एविडेंस ऑफ दिस स्टेज आर द केव पेंटिंग एंड द स्टोन इम्प्लीमेंट्स डिस्कवर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो हमें सोर्स मिला है, इसकी एविडेंस मतलब इसकी जो सबूत मिला है इस एज का, कि ये क्या हम कैसे कह सकते हैं कि ये भी ज़माना कोई होगा या ये ज़माना कोई गुजरा होगा, कैसे हमें पता चला। जो केव पेंटिंग्स हैं, जो गुफाओं में पेंटिंग्स बनी हुई, उन्हें देखकर पता लगा कि इस ज़माने में कोई रहता होगा। उनके स्टोन इम्प्लीमेंट्स को जो मिले, औजार उनके, उन्हें डिस्कवर किया, उनकी खोज हुई, वो सारी चीज़ें मिली, तब पता चला हमें कि इस पार्ट्स में मतलब इन यहाँ पर इतने समय पहले ऐसे ऐसी चीज़ें बनती होंगी, पत्थरों के सामान, पत्थरों के लोग बाग औजार बनाते होंगे, क्योंकि हमें वो औजार मिले इसलिए लोगों को लगा कि हाँ यानी ये ऐसे ही टूल्स यूज़ किया करते होंगे। दिस पीरियड इज़ डिवाइडेड इंटू 3 स्टेजेस। पैलियोलिथिक एज भी 2-3 हिस्सों में डिवाइड है, एक लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, खाली पैलियोलिथिक एज खुद। ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज अर्ली मैन लिव्ड लाइक अ नोमैड्स। जब पैलियोलिथिक एज थी तो अर्ली मैन जो थे वो नोमैड्स की तरह रहते थे। कैसे रहते थे, नोमैड्स की तरह, जैसे नोमैड्स होते हैं। ही वॉज बेसिकली अ फूड गैदरर, और वो कौन थे, बेसिकली मतलब आमतौर पर वो फूड गैदरर थे, खाना जिसे खाना बदोश कहते हैं, जो इधर से उधर खाने की तलाश में मूव करते रहते हैं। एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, और घर, छत और घर के लिए, अपने रहने के लिए और खाने के लिए वो इधर से उधर मूव किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह। मैन लेड अ सैवेज लाइफ एंड ही यूज स्टोन वेपन फॉर हंटिंग एनिमल, और यहाँ के जो आदमी थे वो सैवेज लाइफ यूज़ करते थे, मतलब वहाँ की उनके आदमियों की कैसी लाइफ थी, सैवेज लाइफ थी। ठीक है, एंड यूज स्टोन वेपन फॉर हंटिंग एनिमल, और जो पत्थर, और वो क्या करते थे, हंटिंग के लिए, एनिमल के शिकार के लिए स्टोन वेपन यानी पत्थरों के औजार यूज़ करते थे। ही गैदर्ड एडिबल प्लांट्स एंड वाइल्ड बेरीज फॉर फूड, और वो एडिबल प्लांट को इकट्ठा करते थे और वाइल्ड बेरीज़ को इकट्ठा करते थे खाने के लिए। एडिबल कहते हैं खाने के लायक, ऐसे पौधों को इकट्ठा करते थे जो कि खाने के लायक हों, ठीक है, अपने खाने के लिए, और वाइल्ड बेरीज़ को, जंगली बेरीज़ को इकट्ठा करते थे खाने के लिए। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद बार्क और लीव्स ऑफ ट्रीज, वो अपने आप को पेड़ों की छाल से, उनकी पत्तियों से और जानवरों की खाल से, किन जानवरों की खाल से, जो कि वो शिकार करते थे, उनकी ही खाल उतार कर उनसे ही अपने जिस्म को, अपने बॉडी को कवर करते थे, ढकते थे। दीज पीपल स्टेड
क्लोज टू द हिली एरियाज एंड वेंडर्ड इन जंगल्स। ये ज़्यादातर लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ी इलाकों में रहते थे और जंगलों में इधर उधर घूमा करते थे। वेंडर मतलब इधर उधर घूमना, ठीक है, तो ये जंगलों में इधर उधर घूमा करते थे। द पैलियोलिथिक मैन अचीव टू मेन थिंग्स। जो पैलियोलिथिक मैन थे, जो पैलियोलिथिक एज वाले जो लोग थे, उन्होंने दो चीज़ें हासिल करी। उन्होंने कौन सी? विच चेंज हिज लाइफ, जिसने इनकी लाइफ को चेंज कर दिया, ज़िंदगी को बदल दिया। द फर्स्ट वॉज द डिस्कवरी ऑफ फायर। पहली इनकी डिस्कवरी क्या थी? पहली खोज क्या थी इनकी? इन्हें आग मिल गई, डिस्कवरी हो गई फायर की। द सेकेंड वॉज मेकिंग ऑफ स्टोन टूल, और दूसरा इनका ये था कि इन्हें पत्थर के औजार बनाना आ गया और पत्थर के औजार बनाते थे ये लोग। तो इनकी क्या थी? दो अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। द टूल्स यूज बाई पैलियोलिथिक मैन वर क्रूड एंड अनपॉलिश टूल। जो पैलियोलिथिक मैन थे वो जो औजार बनाते थे वो क्रूड होते थे एंड अनपॉलिश टूल। क्रूड मतलब ये कह लिए मतलब थोड़ा अनपॉलिश, खुरदुरा टाइप का, मतलब कोई ऐसा डिज़ाइन देकर नहीं, मतलब ये कह लिए कि बस काम चलाओ कि हाँ हमें शिकार करना है, इसमें धार होनी चाहिए, ऐसा कोई उसमें शेप या खूबसूरती नहीं लगाते थे, ठीक है। और वो अनपॉलिश होते थे, मतलब खुरदुरे। द टूल्स वर क्लासीफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज, और ये टूल्स भी दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हैं। पहली कौन सी है? हैंड टूल्स, कोर टूल्स और फिलिंग टूल्स। हैंड टूल्स कौन से हैं? दीज वर पेयर्ड शेप टूल्स यूज फॉर कटिंग और स्मैशिंग ट्रीज। ये पेयर शेप टूल्स होते थे, पेयर शेप के टूल्स होते थे, और इन्हें कटिंग और स्मैशिंग ट्रीज थिंग्स को स्मैश या कट करने के लिए यूज़ किया जाता था। दे वर शार्प ऑन ऑल साइड, और ये सारी तरफ से पैने होते थे, ऐसी कोई जगह नहीं होती थी जहाँ पर धार ना हो। कोर टूल्स, दे हैड शार्प एजेस एंड वर यूज टू कट ट्रीज। कोर टूल जो होते थे उनके शार्प एजेस, शार्प कोने हुआ करते थे, एजेस हुआ करती थी, एंड वर यूज टू कट ट्रीज, और पेड़ों को काटने के लिए यूज़ किया करते थे। हैमर एंड हैंड एक्स वर सम एग्जाम्पल। हैमर और हैंड एक्स इनकी कुछ एग्जाम्पल्स होती थी। फिलिंग टूल्स, दे वर मेड फ्रॉम स्मॉल स्टोन। फिलिंग टूल जो होते थे वो छोटे पत्थरों से बनाए जाते थे। दे वर शार्पेंड एंड यूज एज अ चॉपर एंड नाइफ्स, और इन्हें चाकू और चॉपर के तौर पर यूज़ करते थे जानवरों की खाल उतारने के लिए, उनके छोटे छोटे पीस करने के लिए, ठीक है, या फल को काटने के लिए ये चॉपर्स को यूज़ किए करते थे। कौन से टूल्स को? फिलिंग टूल्स को। सम सिटीज़ लाइक मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, एंड बई इन महाराष्ट्र, हैज़ कुरनूल इन आंध्र प्रदेश आर द प्लेसेस वेयर दीज टूल्स वर फाउंड। अब ये कुछ जगहों के नाम दिए हैं जहाँ पर ये टूल्स, ये टेक्निक्स जो पहले ज़माने के लोग यूज़ करते थे, वो सारे टूल्स मिले हैं, इन जगहों पर मिले हैं, जिन्हें देखकर इंसान कहता है कि उस ज़माने में पत्थरों के औजार यूज़ होते होंगे। फिर क्या है? डिस्कवरी ऑफ फायर। फिर उनकी दूसरी खोज क्या थी? फायर की डिस्कवरी होना। पहली क्या थी? पत्थरों का मिलना और पत्थरों के औजार बनाना। दूसरी क्या थी? आग की खोज करना। फायर वॉज अ मेजर डिस्कवरी इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। जो फायर थी, जो आग थी, वो अर्ली मैन की लाइफ की एक मेजर डिस्कवरी थी। ट्रेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड इन कुरनूल इन आंध्र प्रदेश। आग की, राख की जो ट्रेस होती हैं, धब्बे या ट्रेस जो है, ये के लिए पहचान जैसे भी, मतलब एक तरह का सबूत, ये सारी चीज़ें कुरनूल में आंध्र प्रदेश में पाई गई हैं। इट मीन्स दे वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। इससे पता चलता है कि वो लोग भी उस ज़माने में आग का इस्तेमाल करते होंगे, तभी तो वो फायर के एसेज पाए गए, फायर के ट्रेस पाए गए। इट इज़ स्टिल नॉट नोन हाउ फायर वॉज डिस्कवर्ड, और अभी तक ये सही से पता नहीं है कि फायर डिस्कवर्ड कैसे हुई होगी। परहैप्स मैन रब टू स्टोन, और हालांकि हुआ क्या था कि मतलब इंसानों ने क्या सोचा है, किस हिसाब से बताया है? परहैप्स मैन रब टू स्टोन्स, कि उन्होंने दो पत्थरों को घिसा, एंड द स्पार्क प्रोड्यूस एंड लाइटेंड अ फ्यू ड्राई लीव्स, और क्या हुआ? उसमें से चिंगारी प्रोड्यूस हुई, चिंगारी पैदा हुई, और उसने बराबर में पड़ी हुई इधर उधर की सूखी हुई पत्तियों को, ड्राई लीव्स क्या है यहाँ पर, एंड लाइटेड अ फ्यू ड्राई लीव्स, कुछ सूखी हुई पत्तियों को जला दिया, ठीक है, लाइंग नियर बाई, जो कि करीब ही पड़ी हुई थी। बट ग्रेजुअली मैन लर्न द यूज़ ऑफ फायर। फिर क्या हुआ? इंसान को यूजेस, फायर के यूजेस का पता चला हल्के हल्के। फायर हैड मैनी यूज़, फायर के कई यूज़ हैं। इट प्रोवाइड हिम विद वार्मथ एंड लाइट, वो इंसानों को आग और रोशनी, जो आग है, फायर जो है, वो रोशनी और गर्मी दोनों चीज़ प्रोवाइड करती है। इट कुड बी यूज टू स्केयर एनिमल,
वाइल्ड एनिमल्स अवे, और हम इसे वाइल्ड एनिमल को दूर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दूर रखने के लिए कि वो दूर रहें। दे ऑल्सो फाउंड डैट फूड कुड बी कुकड ऑन फायर, उन्होंने ये भी देखा कि जो हम खाना खाते हैं कच्चा, वो खाना हम पकाकर उसके ऊपर कुक करके खा सकते हैं। फिर आया पैलियोलिथिक आर्ट। पैलियोलिथिक आर्ट क्या थी? मेकिंग रॉक पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन द केव्स एंड रॉक शेल्टर्स वर प्यूपिल ऑफ दिस एज रिसाइडेड, मतलब यहाँ के जो प्यूपिल थे, लोग थे, वो क्या करते थे? रॉक पेंटिंग किया करते थे, ठीक है, केव्स में या रॉक शेल्टर्स, उनके शेल्टर्स होते थे, वहाँ पर अपनी पेंटिंग किया करते थे, जहाँ पर वो दिस एज रिसाइडेड, मतलब जिस एज में वो लोग रहते थे उस ज़माने के केव पर, उस ज़माने के उनके घरों पर, जो रॉक के शेल्टर्स थे, उनके जो घर थे, वहाँ पर क्या मिले? पेंटिंग्स मिली। दीज पेंटिंग्स एंड इंग्रेविंग एग्जिबिट्स एनिमल्स, इस पेंटिंग्स में और इंग्रेविंग्स में क्या चीज़ें दिखती थी? जानवर दिखे, चिड़ियाँ दिखी, कुछ बर्ड्स दिखे, ह्यूमन फिगर्स दिखी, कुछ हंटिंग सीन्स दिखे और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस दिखे। मतलब कैसे कैसे वो शिकार करते थे वो सब भी बना हुआ था, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स बने हुए थे, डिज़ाइंस बने होते, कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के यहाँ पर जो है पिक्चर्स बनी हुई थी। तो ये सब इनकी आर्ट थी जो कि ये लोग पत्थरों पर बनाया करते थे, क्योंकि उस ज़माने में इतनी जल्दी इन्होंने बोलना नहीं सीखा था, इन्हें पता नहीं था हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे आपस में एक दूसरे से बात की जाए, तो वो इशारों से या पेंटिंग करके बताते थे कि हमें ऐसे शिकार करना है, ऐसे शिकार करना है। तो वो सारी चीज़ें अब हमें मिलती हैं, ठीक है। फिर क्या है? मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज। मेसोलिथिक एज और उसे जिसे ही हम मिडिल एज स्टोन एज भी कहते हैं। तो ये कब से कब तक है? 10,000 से लेकर 4,000 CE तक। द टर्म मिसोलिथिक इज ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। जो मिसोलिथिक टर्म है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। क्या नाम है उसका? मिसो मीनिंग मिडिल एंड लिट्स मीनिंग स्टोन, यानी मिडिल स्टोन एज, ठीक है। मिडिल मिसोलिथिक एज कौन सी स्टोन एज की? मिडिल स्टोन एज। द मिसोलिथिक एज विटनेस अ राइज इन टेम्परेचर एंड द क्लाइमेट बिकेम वार्म एंड ड्राई। और मिसोलिथिक एज इज का गवाह है, वो बताता है मिसोलिथिक एज कि टेम्परेचर में राइज हुआ और क्लाइमेट जो है सूखा और ड्राई पड़ गया, गर्म पड़ गया। दिस अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ दैट ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना ऑफ द सराउंडिंग एरियाज। और इससे ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, जिससे काफ़ी चेंजेस आए फ्लोरा और फौना में, जो कि सराउंडिंग एरियाज़ के फ्लोरा और फौना थे उसमें काफ़ी चेंजेस आए मौसम और टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से। द लेटर पैलियोलिथिक पीरियड टर्न मैन फ्रॉम हंटर टू अ फूड प्रोड्यूसर और फार्मर। फिर बाद में पैलियोलिथिक पीरियड में ही जो वहाँ के शिकारी हुआ करते थे, मतलब जो आदमी थे, जो इंसान थे, अर्ली मैन थे, वो लोग शिकार किया करते थे। फिर बाद में उन्हें फूड प्रोड्यूसर भी बन गए और फार्मर भी बन गए, मतलब उन्हें फार्मिंग करनी आ गई, उन्हें पता चलेगा कि खेती कैसे की जाती है, कैसे फसल उगाई जाती है, ये सारी चीज़ें उन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज हो गई। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड अ मिसोलिथिक एज। तो इस पीरियड को क्या कहते हैं? हम मिसोलिथिक एज कहते हैं। ये कब आया? पैलियोलिथिक पीरियड के बाद आया। अर्ली मैन स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड दे वर कॉल्ड माइक्रोलिथिक। और जो अर्ली मैन थे उन्होंने डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरह के टूल्स, औजार बनाना शुरू कर दिए। एंड दे वर कॉल्ड माइक्रोलिथिक, और उन्हें हम क्या कहते थे? माइक्रोलिथिक। विच वॉज स्मॉलर एंड शार्पर, जो कि स्मॉलर छोटे और शार्प होते थे, पैने होते थे। ही मेड स्क्रैपर्स हैमर्स सिकल्स एंड एरोहेड्स। वो क्या क्या बनाते थे? स्क्रैपर्स, हैमर्स, सिकल्स एंड एरोहेड्स, ये सारी क्या हैं? औजार्स के, टूल्स के नाम हैं। ही मेड बो एंड एरो विच मेड हिम ईजी टू हंट। और वो उन्होंने तीर कमांड बनाया जिससे उन्हें आसानी हुई शिकार करने में। हुक एंड बेट वर यूज़ फॉर फिशिंग। हुक और बेट को यूज़ करते थे फिशिंग के लिए, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए कांटे और बेट का यूज़ किया करते थे। अर्ली मैन ऑल्सो यूज़ एनिमल्स बोन्स एंड हॉर्न्स फॉर मेकिंग टूल्स। और जो अर्ली मैन थे वो लोग जानवरों की हड्डियों और उनके सींगों को यूज़ करते थे। किस लिए? मेकिंग टूल्स बनाने के लिए उनकी सींगों और हड्डियों को भी यूज़ किया करते थे। मैन लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड स्टार्टेड बिल्डिंग एंड लिविंग इन अ स्मॉल हाउस। जो उस ज़माने के लोग थे उन्होंने जानवरों को पालना भी सीखा, डोमेस्टिकेट करना सीखा, एंड स्टार्टेड बिल्डिंग एंड लिविंग इन अ स्मॉल हाउस, और
अपने छोटे छोटे घर बनाना और उसमें रहना भी सीखा। पहले क्या करते थे, जंगलों में इधर उधर फिर रहे हैं, इधर उधर जहाँ खाना मिला वहीं रुक गए, वहीं खाया, वहीं शिकार करा, वहीं पकाया, या अगर आग नहीं फायर नहीं थी उस ज़माने में तो वहीं ऐसे ही कच्चा खाया, उसकी खाल जो है उसे उतारा, पहन लिया और चल दिए। तो मतलब उनका कोई ऐसा कोई परमानेंट हाउस नहीं था, परमानेंट प्लेस नहीं थी। फिर बाद में इन लोगों ने अपने घर बनाना सीखे, अपनी जगह उसमें रहना भी सीखा। साइट्स लाइक भीमबेटका, प्रतापगढ़ एंड मिर्ज़ापुर आर रिच इन मेसोलिथिक आर्ट विच शोज़ सीन्स लाइक फिशिंग, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। जो प्रतापगढ़, भीमबेटका और मिर्ज़ापुर जगह है वहाँ पर जो है मेसोलिथिक आर्ट देखेंगे आपको, कुछ पेंटिंग्स दिखेंगी, आर्ट जिसे कहते हैं हम, ठीक है, कुछ कलाएँ दिखेंगी जो कि यहाँ पर मिली हैं। वे शोज़ जो कि ये शो करती है कि उस ज़माने की फ़िशिंग, हंटिंग और फूड गैदरिंग को शो करती है, मतलब जाहिर करती है कि वो क्या उनकी हंटिंग या उनकी टेक्निक्स क्या होती थी, ठीक है। सारी चीज़ें उसमें क्या करते थे, जब वो आपस में समझाते थे एक दूसरे को तो पिक्चर्स के या पेंटिंग के ज़रिए बताते थे कि हम यहाँ से जाएंगे, ऐसे ऐसे शिकार करेंगे, तुम इधर से ऐसे, तुम इधर से, मतलब वो एक तरह की प्लानिंग जो होती थी उनकी वो पेंटिंग से होती थी, ठीक है। तो वो पेंटिंग्स अब मिलती है, तो वो कहाँ पर है, भीमबेटका, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, इन सब जगहों पर मिली है। न्योलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। न्योलिथिक और न्यू स्टोन एज कहाँ से कहाँ तक है, 8000 से लेकर 4000 BC तक, ठीक है, 8000 से लेकर 4000 BC तक। द टर्म न्योलिथिक हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो टर्म न्योलिथिक है ये भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक नियो और एक लिथोस। न्यू का मतलब होता है न्यू, द ग्रीक वर्ड न्यू मीनिंग न्यू एंड लिथोस मीनिंग स्टोन, मतलब न्यू स्टोन। दिस इज़ द पीरियड फॉलोइंग द मेसोलिथिक एज। ये वो पीरियड है जो कि मेसोलिथिक एज को फॉलो करता हुआ आ रहा है। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द स्टोन एज, और ये स्टोन एज की आखिरी स्टेज है, इसके बाद स्टोन एज ख़त्म हो गई। इन द न्यू स्टोन एज अर्ली मैन प्रोग्रेस स्टिल फर्दर, और न्यू स्टोन एज में भी अर्ली मैन का प्रोग्रेस हो रहा है लगातार, मतलब अर्ली मैन और एडवांस होते जा रहे हैं या होते जा रहे थे। हिज टूल्स बिकेम बेटर, उनके औजार बेटर अच्छे होने लगे पहले से। दिस पीरियड विटनेस द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड मेकिंग ऑफ पोट्री। और इस पीरियड में ये गवाह है, ये पीरियड गवाह है किस चीज़ का, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर की बिगिनिंग शुरुआत हुई इस पीरियड में। एंड इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड मेकिंग ऑफ पोट्री, और व्हील और पोट्री का, व्हील का इन्वेंशन हुआ पहिए का, और पोट्री बनाने का तरीका यहाँ पर इन्वेंशन हुआ। एक्सेस, स्पेयर्स, सिकल्स, बोज एंड एरोज हैव बीन फाउंड इन साइट्स एट मेहरगढ़, पाकिस्तान, ठीक है। कुछ एक्सेस, स्पेयर्स, सिकल्स, बोज एंड एरोज ये सब कहाँ पर मिले हैं, मेहरगढ़ में, पाकिस्तान में। बुरज़ाहोम एंड गुफकरल, जम्मू एंड कश्मीर। मस्की एंड पिकलीहल, कर्नाटका। द टूल्स वर वेल पॉलिश, मतलब जब न्योलिथिक एज की जब टूल्स और ये इम्प्लीमेंट्स ये सारी चीज़ें मिली तो ये जो है वेल पॉलिश थे, मतलब अच्छे से उसे पॉलिश किया गया था। मतलब ये सिर्फ मतलब इसमें मॉडर्न हो गए, ये लोग मॉडर्नाइज हो गए। पहले क्या था, बस शिकार करना है, ऐसे ही कोई भी औजार बना लिया जो पहना हो। फिर बाद में ये वेल पॉलिश, अच्छे से चमकदार, उसे शेप दिया, उसे खूबसूरत बनाया, मतलब अच्छा लगने के लिए उन्होंने, मतलब ये सारी चीज़ें मॉडर्नाइज होने लगी। और ये सारे औजार कहाँ कहाँ मिले, ये सारे मैंने अभी जगह बताई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। अर्ली मैन हैड अ सेटल लाइफ एंड लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल। अर्ली मैन की सेटल लाइफ थी और वो उन्होंने पढ़ना मतलब सीखा कि एनिमल को पालना सीखा, डोमेस्टिकेट करना सीखा। डॉग, गोट, कैटल, शीप, डंकी एंड हॉर्स वर डोमेस्टिकेटेड। और ये कौन से जानवरों को डोमेस्टिकेट करते थे, पालते थे, डॉग, गोट, कैटल, शीप, डंकी एंड हॉर्स, ये सारे जानवर ये पालते थे, डोमेस्टिकेट किया करते थे। एग्रीकल्चर मार्क इट्स बिगिनिंग इन दिस पीरियड, और इस पीरियड में ही एग्रीकल्चर मार्क हुआ, मतलब एक तरह से स्टार्ट हुआ। यही पीरियड एक ऐसा है जो कि मार्क किया गया है कि मतलब यहीं से एग्रीकल्चर की, किसान खेती की क्या हुई, शुरुआत हुई इसी पीरियड से। वीट एंड बार्ले वर द फर्स्ट ग्रोन सीरियल्स, और वीट और जो बार्ले है ये यहाँ की मतलब सबसे पहले उगाई हुई सीरियल्स है, सबसे पहले उगाई जाने वाली सीरियल्स है। मैनी स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन विलेजेस, काफ़ी इनमें से गाँव में, विलेजेस में सेटल होना शुरू हो गए। एज मोर ऑक्यूपेशंस बिकेम नॉन, डिवीज़न ऑफ लेबर स्टार्टेड, और ज़्यादा ऑक्यूपेशंस हो गया इन्हें पता कि डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में पता चलने लगा, तो वहाँ पर लेबर के डिवीज़न होने लगे, ठीक है। लेबर का स्टार्ट हो गया डिवीज़न, बटना,
मैन वेंट फॉर हंटिंग वाइल वुमेन लुक आफ्टर द हाउस। आदमी फिर शिकार पे जाने लगे और औरतें घर पर रुक के घर की देखभाल करने लगीं। पहले क्या होता था, अर्ली मैन में आदमी औरत सब जाते थे शिकार पर, फिर क्या होने लगा, आदमी घर बाहर का काम करने लगे और औरतें घर में रुककर घर संभालने लगीं। ये सारी चीज़ें चेंज होती जा रही थी। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, व्हील का इन्वेंशन, दिस वॉज अ रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ न्यूलिथिक मैन। ये न्यूलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज में ये मिला, इन्वेंशन हुआ व्हील। वी रियली डू नॉट नो हाउ दिस इन्वेंशन टुक प्लेस। हमें असल में इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मगर जो बताया गया है वो क्या है, जो सोचा जाता है। परहैप्स द न्यूलिथिक मैन गॉट द आइडिया वाइल रोलिंग लॉग्स ऑफ वुड। इन्हें आइडिया कैसे मिला होगा, लोग बाग ये सोचते हैं जब वो लकड़ी के लॉग्स, बड़े बड़े गट्ठे उसे रोल करते हुए ले जा रहे होंगे तो उन्हें देखकर लगा होगा कि ये तो बहुत आसानी से मूव कर रहे हैं, गोल शेप है, तो ऐसे ही हम पहिए बनाने चाहिए, हमें व्हील बनाने चाहिए। तो फिर यही कह रहे हैं, इसी हिसाब से इन्हें आइडिया मिला होगा। द व्हील कार्ट्स हेल्प मैन इन ट्रांसपोर्टेशन। जो व्हील कार्ट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में इंसान को मदद करते हैं। लेटर ही मेड द पॉटर्स व्हील विच वॉज वेरी यूजफुल इन मेकिंग गुड क्वालिटी पॉट्स। और फिर बाद में इन्होंने पॉटर्स व्हील बनाया जो कि बहुत यूज़फुल था, किसमें, अच्छी क्वालिटी के पॉट्स बनाने में यूज़ करते थे जिसे। दीज पॉट्स वर मोर ड्यूरेबल एंड हैंडमेड पॉट्स देन हैंडमेड पॉट। और ये जो पॉट हुआ करते थे ये ज़्यादा चलते थे, ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे देन हैंडमेड पॉट्स। जो हाथ से बनाए हुए पॉट्स थे उनसे ज़्यादा मजबूत थे। अब ये केस स्टडी है, ये आप खुद ही करिएगा, तो वैसे इसमें कुछ है नहीं। केस स्टडी भीमबेटका, ऑल्दो देयर आर ओवर 150 साइट्स वेयर स्टोन्स एज रॉक पेंटिंग आर फाउंड। मतलब 150 से ज़्यादा ऐसी जगहें हैं जहाँ पर स्टोन एज रॉक पेंटिंग जहाँ पर मिली है। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टुलर अमंग देम। जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर जो भीमबेटका जगह है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोन एज की रॉक पेंटिंग मिली है। दिस थिकली फॉरेस्टेड एरिया इज़ होम टू मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इवन टुडे। और ये जो थिकली फॉरेस्टेड घने जंगल वाले जो एरिया हैं ये वाले, ये काफ़ी जानवरों और प्लांट्स के यहाँ पर अब भी घर हैं। फिर यहाँ क्या है, इट डेफिनेटली सीम्स टू हैव बीन अ गुड हैबिटेट फॉर पीपल इन दोज टाइम्स बिकॉज ऑफ केव शेल्टर। और इसे देखकर, ये जंगलों को देखकर हम सोच सकते हैं कि उस ज़माने के लोगों के लिए बहुत अच्छा घर होगा, क्योंकि वो लोग केव शेल्टर में, गुफाओं में रहते थे। वाटर फ्लोइंग डिफरेंट क्लिफ टॉप्स इन स्ट्रीम्स एंड रॉक्स विच कुड बी यूज फॉर मेकिंग टूल्स। और वहाँ पर पानी और डिफरेंट क्लिफ टॉप से और स्ट्रीम्स मतलब झरने बहते हैं, और एंड रॉक्स विच कुड बी यूज फॉर मेकिंग, वहाँ पर डिफरेंट पत्थर मिल जाएंगे आपको जो कि हम टूल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वही सिंपल बताना चाह रहे हैं कि वहाँ के जो भीमबेटका जो जगह है मध्य प्रदेश में, उसका जो वो जगह है वो ऐसी जगह है, उसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं तो यहाँ पर इसीलिए रहे होंगे वो लोग। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर देम टू ईट देयर। और यहाँ पर काफ़ी तरह का खाना मिल जाता है, डिफरेंट यहाँ पर बहुत खाना है जिससे कि उनके खाने के लिए जो है कमी ना पड़े, तो इसीलिए वो लोग यहाँ रहते होंगे। इससे ही अंदाज़ा लगाते हैं कि भीमबेटका में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इसीलिए वहाँ पर रहते होंगे। और सच में ही रहते थे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स पाई गई। द केव्स फ्रॉम द इनसाइड लुक लाइक सम मॉडर्न आर्ट गैलरीज। और जो अंदर से जो केव होती थी ऐसा लगता था कि कोई मॉडर्न आर्ट गैलरी है। मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स आर 10,000 ईयर्स ओल्ड। और इसमें काफ़ी तो ऐसी हैं जो 10,000 साल पुरानी हैं। They depict boars, tigers, elephants, leopards, deer, panther, antelopes, fish, frog, lizard, squirrel and birds। और उन्होंने इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, टाइगर, एलिफेंट, बोर्स, लेपर्ड, डियर, पैंथर्स, एंटीलोप्स, फिश, फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्क्वायरल एंड बर्ड्स। ये सारी चीज़ें इनमें इन्होंने शो की हैं। सम आर हंटिंग सीन्स वाइल इन सम सीन्स एनिमल आर चेजिंग मैन। कुछ सीन में इन्होंने ये दिखाया कि इंसान जो है जानवरों को हंट कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। कुछ सीन्स में पेंटिंग में कुछ ये दिखाया है कि जो जानवर हैं इंसानों के पीछे पड़े हुए हैं और इंसान भाग रहे हैं आगे, इंसानों को चेस कर रहे हैं। ह्यूमंस आर शोन इन मैचस्टिक फिगर। और यहाँ पर आदमी जो है मैचस्टिक मतलब इस तरह की फॉर्म में दिखाए गए हैं, ठीक है। माचिस की तीलियों की फॉर्म में बनाए गए थे, इस तरह के फॉर्म में इन्होंने दिखाए थे। कैरिंग स्पेयर्स, जो कि हाथ में ऐसे तलवार या औजार जो भी लिए हुए हैं, मतलब जिस तरह से वो समझाना चाहते थे इस तरह से हथियारों को देखिए, यहाँ पर हथियारों को दिखाया है।
स्पेयर्स, बोज एंड एरोज, जो अपने हाथ में बोज, तीर और एरोज लिए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से उन्होंने शो किया है। एंड सीलिंग्स, सम पेंटिंग शोज चिल्ड्रन प्लेइंग एंड जंपिंग, कुछ पेंटिंग्स में ये दिखाया उन लोगों ने कि बच्चे खेल रहे हैं, इधर से उधर जंप कर रहे हैं, उछल रहे हैं। सम अदर पेंटिंग सीन्स हैव पीपल गैदरिंग फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज, कुछ पेंटिंग्स में ये दिखाया इन्होंने कि कुछ लोग जो हैं वो जो है फ्रूट्स जो हैं फल खाना इकट्ठा कर रहे हैं पेड़ों से। केस स्टडी हंसगी, हंसगी क्या है? फाइंड आउट हंसगी ऑन द मैप ऑफ इंडिया, हंसगी जगह है तो यही कह रहे हैं मैप ऑफ इंडिया पे आप फाइंड आउट करिए इसे। रिमेन ऑफ द पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज हैव बीन फाउंड हेयर इन हंसगी, जो रिमेन बची कुछ चीज़ें हैं पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज की यहाँ पर काफ़ी मिली हैं, कर्नाटका में है हंसगी। ऑन द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा, रिवर कृष्णा के बैंक पर किनारे पर ये है हंसगी, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ये मिली हैं, किस एज की? पैलियोलिथिक एज की। दीज वर हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड, और ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड मतलब यहाँ पर लोग रहते भी थे और यहीं पर लोग बाग अपने टूल्स भी बनाया करते थे, इसलिए ये फैक्ट्री के तौर पर भी यूज़ हुई और हैबिटेशन के तौर पर भी यूज़ हुई, इसलिए कहते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड। टूल्स लाइक हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स एंड स्क्रैपर्स हैव बीन फाउंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली। दीज टूल्स वर नॉट ओनली हैवी बट वेरी शार्प एंड प्रोबेबली यूज फॉर चॉपिंग मीट और कटिंग डाउन ट्रीज एक्सेट्रा, और ये जब ये टूल्स मिले तो ये बहुत भारी के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैने भी थे, मतलब ये काफ़ी वेटेड थे, बहुत ज़्यादा वेट था इसके अंदर, ये काफ़ी वज़न वाले थे और उसके साथ साथ बहुत पैने थे। किस लिए यूज़ करते थे? मीट को, गोश्त को चॉप करने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए और पेड़ों को काटने के लिए और डिफरेंट चीज़ों को के काटने और फाड़ने के लिए यूज़ किया करते थे। मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइम स्टोन, इसमें काफ़ी टूल्स जो है लाइम स्टोन से बना था। विच वॉज अवेलेबल लोकली, जो कि लोकली हर जगह मौजूद रहता है, लाइम स्टोन हर जगह आपको मिल जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब एक्सरसाइज देखते हैं। पहला हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये आपको बुक में ही करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स, बुक ट्रू फॉल्स, व्हाट आर साइट्स। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर ये हमें बुक में करनी है, ये भी मैं आपको प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ पास कल्चर और फाइंड, ये भी हमारा यहाँ तक 5th तक क्या है, 6th तक, ये हमारी चूज द करेक्ट है। फिर है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको बुक में रहने देनी है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, तो ये मैं आपको टिक लगा दूंगा, ठीक है, ये और एक्सरसाइज डी एंड ई ये आपको किस में करनी है? कॉपी में करनी है। सी, डी और ई आपको कॉपी में करनी है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन से, चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्या है हमारा? द लाइफ ऑफ अर्ली मैन वॉज सिंपल टू दैट ऑफ एप्स, जो सिमिलर जो लाइफ थी अर्ली मैन की वो किन की तरह थी? एप्स की तरह थी, ठीक है, एप्स सिमिलर थी इनके। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन 2 इसका? मैन इन द स्टोन एज लिव, जो स्टोन एज के लोग थे वो कहाँ रहते थे? नेचुरल केव्स में, करावा में, हट में, या ए बोथ एंड ए और बी? तो ये कहाँ रहते थे? नेचुरल केव्स में, जो पहले से गुफाएं बनी हुई थी उसके अंदर रहा करते थे, तो सी पर टिक कर लिए। व्हाट वाज द एरा बिफोर द न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज से पहले वाला समय कौन सा था? मेसोलिथिक एज, तो मेसोलिथिक पे टिक कर दिए। What kind of tools were used widely in ancient times, एंशियंट टाइम्स में किस तरह के टूल्स यूज़ किया करते ये लोग? टूल्स मेड ऑफ स्टील, स्टील के टूल, या टूल्स मेड ऑफ वुड, लकड़ी के टूल्स, या टूल मेड ऑफ स्टोन, पत्थर के टूल, या टूल्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज। तो किसके टूल यूज़ करते थे? पत्थरों से बने हुए, तो इसका बी है, इस पर भी आप बी पर भी यहाँ पर टिक कर लिए। नेक्स्ट है व्हाट आर साइट्स, साइट्स किसे कहते हैं? प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ पास्ट कल्चर एंड कल्चर्स आर फाउंड, वो जगह जहाँ पर पुराने कल्चर की चीज़ें, बची कुछ ही चीज़ें मिलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? साइट्स। तो आप इस पर ए पर टिक कर लिए। फिर क्या है? व्हाट मटेरियल वॉज यूज टू मेक टूल्स एट हंसगी, हंसगी पे, हंसगी जो जगह है वहाँ पर कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे लोग बाग टूल बनाने के लिए? लाइमस्टोन का यूज़ करते थे, ठीक है, ग्रेजुअली जो नॉर्मली मिल जाता है तो लाइमस्टोन का ज़्यादातर यूज़ करते थे। फिर हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है? डैश एंड आर ओल्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, किसे कहते हैं ओल्ड रिमेन्स? जो पुरानी बची कुछ चीज़ें होती हैं जानवरों और पेड़ों की, उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स। क्या कहते हैं? फॉसिल्स। फॉसिल्स आर ओल्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, फॉसिल्स की स्पेलिंग क्या है? FOSSILS। सेकंड क्या है? द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज होमो सैपियन, जो ह्यूमन बीइंग को हम साइंटिफिक नेम के तौर पर अगर देखें तो साइंटिफिक नेम क्या है इसका? होमो सैपियन, HOMO, होमो, SAPIEN, होमो सैपियन।
थर्ड है इन द इनिशियल स्टेज वैन वॉक लाइक 4 लेग एनिमल, पहले इनिशियल स्टेज में आदमी कैसे चलता था, 4 पैर वाले जानवरों की तरह। 4 लेग्ड एनिमल, FOUR 4 LEGED लेग्ड ANIMAL एनिमल। फोर्थ क्या है हमारा, ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज मैन लिव लाइक अ नोमैड, पैलियोलिथिक एज में इंसान कैसे रहता था, नोमैड की तरह, NOMAD नोमैड। ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारा, हुक एंड बेट वर यूज फॉर फिशिंग, ये तो पता ही है हमें, हुक और बेट को यूज़ किया जाता था फिशिंग के लिए, FISHING फिशिंग। फिर क्या है, व्हील वॉज अ रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ न्यूलिथिक मैन, न्यूलिथिक मैन का जो रिमार्केबल इन्वेंशन था वो क्या था, व्हील, WHEEL। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग में पहला क्या है, फर्स्ट है हमारा कोर टूल्स एंड फ्लैग इम्प्लीमेंट्स टूल्स, मतलब इन दोनों के बीच में या ये के लिए इनकी हमें सिंपली बस डेफिनेशन लिखनी है। तो कोर टूल क्या होते हैं और फ्लैग इम्प्लीमेंट्स टूल क्या होते हैं, पेज नंबर 10 यहाँ पर लिख लिए, या चाहे आप डायरेक्ट ओपन करिए पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे देखिए, कोर टूल कहाँ पर है हमारा, यहाँ है। कोर टूल की आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया हमारा कोर टूल। आंसर नंबर फर्स्ट सी का, आंसर नंबर फर्स्ट सी का, कोर टूल यहाँ से इस जगह से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो गया कोर टूल। फिर इम्प्लीमेंट टूल्स, फ्लैग इम्प्लीमेंट्स टूल, आंसर नंबर फर्स्ट सी का, यहाँ से पूरा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फ्लैग इम्प्लीमेंट्स टूल यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये दोनों हो गया। एक कोर टूल का हो गया, यहाँ से कोर टूल्स वर मेड बाय द कोर मेथड, पूरा यहाँ तक। फिर उसके बाद फ्लैग इम्प्लीमेंट्स टूल से लेकर यहाँ तक, ये हमारा हो गया आंसर नंबर फर्स्ट सी का। फिर एक्सरसाइज ओपन करिए, सी का आंसर नंबर फर्स्ट हमने कर लिया। सेकंड है हमारा फैक्ट्री साइट्स एंड हैबिटेशंस कम फैक्ट्री साइट्स, ये क्या है, ये तो एक ही है जिसे हमने अभी बताया पेज नंबर 11 पर, फैक्ट्री साइट्स एंड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, पेज क्वेश्चन नंबर 2 सी का। यहाँ लिखिए आंसर टू सी, द प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स, एट दिस साइट वेयर स्टोन वर लेफ्ट बिहाइंड, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, आंसर नंबर 2 सी का। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आप इसे टिक कर लिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स तक, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 2 सी पार्ट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मिसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज, पेज नंबर 12 पे, मतलब हमें मिसोलिथिक एज बतानी है और न्यूलिथिक एज बतानी है, दोनों की हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख देंगे सिंपल। क्या है हमारा, मिसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 3 सी का। तो ये क्या है हमारा, न्यूलिथिक एज और मिसोलिथिक एज। तो पहले हम मिसोलिथिक एज देख लेते हैं। मिसोलिथिक एज की डेफिनेशन आंसर नंबर 3 में यहाँ से पहले यहाँ तक लिखेंगे, फिर आंसर नंबर 3 में ही न्यूलिथिक एज का लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पॉटरी तक। ठीक है, पॉटरी तक यहाँ तक। तो आपको ये यहाँ से यहाँ तक दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा न्यूलिथिक एज करके, फिर ये लिखिएगा पूरा यहाँ तक, और ऐसे मिसोलिथिक एज करके यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 3 सी पार्ट का। किसका है ये, सी का है, दोनों हमारा किसका है, सेम ही आंसर है, सी का आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड अर्ली पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो अर्ली पीपल जो पहले ज़माने के लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 11 डी का। ठीक है, क्यों जाते थे, आंसर नंबर फर्स्ट डी का, ही वॉज बेसिकली अ फूड गैदरर एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। क्यों जाते थे, खाने की और घर की तलाश में, शेल्टर की तलाश में। तो यहाँ से ही से लेकर पूरा शेल्टर तक टिक लगा कर लिए, ही से लेकर शेल्टर तक, आंसर नंबर फर्स्ट डी का, आंसर नंबर फर्स्ट किसका, डी का। ठीक है, कहाँ से, ही से लेकर शेल्टर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द फूड आइटम्स ऑफ प्रिमिटिव मैन, प्रिमिटिव मैंस के फूड आइटम्स क्या होते थे। तो ये भी पेज नंबर 11 पे है, मतलब उस ज़माने के लोग क्या खाते थे या क्या उनके फूड आइटम्स होते थे। तो आंसर नंबर 2 डी का, यहीं पर, ही गैदर एडिबल प्लांट्स एंड वाइल्ड बेरीज फॉर फूड, बस इतना ही है आंसर इसका। ही गैदर्ड एडिबल प्लांट एंड वाइल्ड बेरीज फॉर
फूड। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 2 डी का हो गया, यहाँ से लेकर फूड तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ही से लेकर फूड तक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया डी पार्ट का। ठीक है, आंसर नंबर 2 डी पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द टूल्स ऑफ द पीपल हु लिव इन अर्लियर टाइम्स। उस ज़माने के अर्लियर टाइम्स के लोग जो रहते थे उनका टूल्स क्या होता था। तो पेज नंबर 10 ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 डी का। ठीक है, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे देखिए, आंसर नंबर 3 डी का, द टूल्स वर ऑफ टू काइंड्स, कोर टूल्स एंड फ्लैग इम्प्लीमेंट्स टूल। ये हमारे पहली लाइन होगी आंसर नंबर 3 का, यहाँ से स्टार्ट है। ये हमारा आंसर नंबर जो फर्स्ट था सी का, ये यहाँ से स्टार्ट था। ठीक है, आंसर नंबर 3 कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, द टूल्स वर ऑफ टू काइंड्स, कोर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टूल्स। फिर कोर टूल की डेफिनेशन पूरी लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर फ्लैग इम्प्लीमेंट्स टूल की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। तो ये आंसर नंबर फर्स्ट सी के साथ साथ आंसर नंबर 2 भी है, आंसर नंबर 3 भी है, किसका, डी का। ठीक है, बस इसमें क्या चेंज है, बस द टूल वर ऑफ टू काइंड्स, कोर टूल्स एंड फ्लैग इम्प्लीमेंट्स टूल, ये वाली लाइन ज़्यादा है। तो आंसर नंबर 3 लिखेंगे, द टूल्स वर ऑफ टू काइंड्स, कोर टूल्स एंड फ्लैग इम्प्लीमेंट्स टूल, उसके बाद कोर टूल की पूरी डेफिनेशन, उसके बाद फ्लैग टूल्स की डेफिनेशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 3 डी का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज का मीनिंग क्या है, द मीनिंग ऑफ स्टोन एज इज व्हेन पीपल यूज्ड मेनली स्टोन टूल। ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और डेफिनेशन यहाँ पर स्टोन एज की आपको दी हुई है, द पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम अराउंड 5 लाख BC टू 4000 BC व्हेन ह्यूमन यूज मेनली स्टोन एज इज नोन एज स्टोन एज। तो ये वाली ज़्यादा बेटर है, ये अच्छी डेफिनेशन है, तो यही लिख लेते हैं, आंसर नंबर 4 डी का। ओके, ये क्या है, आंसर नंबर 4 डी का, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये हो गया। ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा सही है, तो ये बेटर अच्छी डेफिनेशन है, तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, द पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम अराउंड 5 लाख BC टू 4000 BC व्हेन ह्यूमन यूज मेनली स्टोन टूल इज नोन एज स्टोन एज। ये होगी हमारी स्टोन एज। ठीक है, तो आप इस वाले को यहाँ पर रब कर लिए, व्हाट इज स्टोन एज, ये वाले पार्ट हमारा रब कर लिए, ये मत देखिए, हमने पीछे टिक लगा दिया है, वही वाली डेफिनेशन लिख ली, वो ज़्यादा बेटर और अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है, पेज नंबर किस पे है, ये पेज नंबर हम लिख देते हैं इस पे, पेज नंबर 10 पर है। ये क्या है, पेज नंबर 10 पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, नेम सम ऑफ द टूल्स मेड ऑफ स्टोन। कुछ टूल्स के नाम बताओ जो स्टोन से बनते हों। ठीक है, तो पेज नंबर 11 ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर 5 डी का, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 5 डी का, द टूल्स वर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। अब ये है हमारा 3 तरह के टूल्स थे, कौन कौन से, एक हैंड टूल्स था, कोर टूल्स था और फ्लिंट टूल्स था। तो पूरा आंसर नंबर डी, आंसर नंबर 5 डी का हमारा यहाँ से यहाँ तक है। पहले ये फर्स्ट लाइन लिखेंगे अलग लाइन में, फिर ऐसी डॉट बना के, फिर हैंड टूल्स उसकी डेफिनेशन, फिर कोर टूल इसकी डेफिनेशन, फिर फ्लिंट टूल्स इसकी पूरी डेफिनेशन। आंसर नंबर 5 डी का। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ई पार्ट का है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन डिटेल्स। हाउ डिड अर्ली मैन डिस्कवर फायर। इसे हमें डिटेल में बताना है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए आंसर, डिटेल मतलब डिटेल में। तो अर्ली मैन को फायर कैसे डिस्कवर की उन्होंने, उन्हें कैसे पता चला फायर के बारे में, पेज नंबर 11, डिस्कवरी ऑफ फायर वाला ओपन करिए। डिस्कवरी ऑफ फायर में फायर से लेकर पूरा आंसर नंबर फर्स्ट ई का, फायर से लेकर नेक्स्ट पेज, यहाँ से डिस्कवरी ऑफ फायर में आंसर नंबर फर्स्ट ई का, फायर से लेकर नेक्स्ट पेज नियर बाई तक। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट ई का यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो यहाँ तक आप टिक कर लिए आंसर नंबर फर्स्ट ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में क्या डेवलपमेंट, किस वजह से डेवलपमेंट आया ग्रासलैंड में। तो पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 2 ई का। तो पेज नंबर 12 में देखिए, यहाँ से अर्ली मैन हैड अ सेटल लाइफ एंड लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल। तो यहाँ से पूरा आंसर नंबर ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आंसर नंबर 2 ई का, अर्ली मैन से लेकर पूरा
लुक आफ्टर हाउस तक, ये सारी चीज़ें चेंजेस आए, इनकी वजह से ग्रासलैंड में चेंजेस आए। ठीक है, आंसर नंबर 2 ई का, यहाँ से यहाँ तक आंसर नंबर 2 ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टोन टूल वर बेटर, कोर और फ्लैग? कौन सा टूल बेटर था, फ्लैग या कोर? गिव रीज़न। तो मेरे हिसाब से दोनों ही टूल अलग अलग जगह पर डिफरेंट जगह पर यूज़ होते थे, तो दोनों ही टूल बेटर थे। तो पहले हमें सिंपली अगर डिटेल में लिखना है तो इनकी स्टोन की, कोर टूल की और फ्लैग टूल की हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो फिर अगेन उसी कोर टूल और फ्लैग टूल वाले पे आ जाइए, पेज नंबर 10। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन, विच स्टोन टूल्स वर बेटर, कौन सा स्टोन टूल बेटर था, कोर टूल या फ्लैग टूल? तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, कोर टूल की डेफिनेशन पूरी, उसके बाद फ्लैग टूल की डेफिनेशन पूरी। ठीक है, दोबारा ये क्या हो गया हमारा, ये दोबारा से हो गया आंसर नंबर 3 ई का, यहाँ से पूरा कोर से लेकर यहाँ तक, और ऐसे ये हो गया आंसर नंबर 3 ई का। ठीक है, ये भी पूरा फ्लैग से लेकर यहाँ तक। जब ये पूरा हम लिख लेंगे तो उसके बाद हमने यहीं पर आगे लाइन दिखाई है जो हमें लिखनी है। ठीक है, आंसर नंबर 3 मैंने जो बताया, दोनों की डेफिनेशन लिखने के बाद फिर लिखेंगे बोथ वर गुड बिकॉज एट डिफरेंट प्लेसेस वी यूज़ डिफरेंट टूल्स। ओके, यहाँ तक लिखेंगे क्योंकि हम किसी एक को अच्छा नहीं बता सकते, कुछ जगह पर कोर टूल यूज़ कर रहे हैं, कुछ जगह पर हम फ्लैग टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमने लिखा बोथ वर गुड बिकॉज एट डिफरेंट प्लेसेस वी यूज़ डिफरेंट टूल्स। तो यहाँ तक आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ रॉक पेंटिंग, ये बहुत बड़ा आंसर है, इसे कट कर दिए, ये काफ़ी लेंदी आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा PA फर्स्ट का क्या हुआ, कोर्स कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का। ठीक है, PA फर्स्ट कोर्स यहाँ पर आप अपनी बुक पर लिख लिए और एक्सरसाइज करने के बाद कॉपी पे भी लिख लीजिएगा। ये हमारा PA फर्स्ट कोर्स कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। सारे एक्सरसाइजेज आप कर लिएगा। ये तीनों एक्सरसाइजेज कौन सी, C, D एंड E, ये आप कॉपी में करेंगे। ठीक है, कौन सी, C, D एंड E, ये आपको कॉपी में करनी है पूरी, और बाकी एक्सरसाइजेज आपको बुक में ही रहने देनी है। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम।